हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, बुक से हम लोग का 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो केवल बुक का प्रश्न उत्तर बताएंगे। आपका 20 नंबर का गद्यांश रहता है, उसमें एक आपको लेख लिखना रहता है। आप लेख याद कर लीजिएगा और गद्यांश में खुद ही एक पार्ट की तरह दिया रहता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको बनाना होता है। तो 20-20 नंबर ऐसे ही आप कवर कर सकते हैं। एक लेख लिखना रहता है और एक एप्लीकेशन या किसी के पास पत्र लिखना रहता है। तो वो सारा चीज़ आपको याद कर लेना है। केवल हम बुक का प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे कि जो आपके एग्जाम में आएगा। और सेकंड सिटिंग वालों के लिए ये वीडियो है, केवल सेकंड सिटिंग में ही ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, जबकि कभी वे नाच देखती थी तो बिरजू जी पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इनका मतलब होता था कि बाबूजी वाला ढंग है, न कि माँ कहती थी कि नहीं बेटा, उन्हें कि तुम तस्वीर हो, बैठने उठने बोलने नृत्य करने का तस्वीर हो, उन्हीं की तुम तस्वीर हो, बैठने उठने बोलने नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू जी अपनी माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी, इसीलिए बिरजू महाराज अपने माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट और कर सकते हैं कि इसलिए बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। देखिए, अगला प्रश्न है, सत्तू मछली लेकर क्यों भागा? सत्तू मछली लेकर क्यों भागा, ये दूसरा क्वेश्चन है। 8 से 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, 2-2 नंबर का, जिससे 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना रहता है और 5 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, उसका आंसर सही से लिखिए और जितना आंसर है उतना लिखिए और अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए, न कि किताबी भाषा छापिए। सत्तू मछली लेकर क्यों भागा? सत्तू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सत्तू मछली लेकर इसलिए भागा कि मछली ताकि मरे नहीं और उसे कुएं में डालने से वह बड़ी हो जाए और जिंदा भी रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना सीखे, सत्य से असत्य को पराजित करना, कला से परिचित होना तथा अहिंसा से हिला पर विजय पाने का बल अपने भीतर पैदा करे। इसलिए गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का जरूरी अंग है यही होना चाहिए। ठीक है, कि बालक जीवन संग्राम प्रेम से घृणा जीतना सीखे, सत्य असत्य पर पराजित करने की कला और से परिचित हो तथा अहिंसा में हिला पर विजय और अपने भीतर सब पैदा करे, तो यही गांधी जी के द्वारा शिक्षा का जरूरी अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा? ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से सुनिए आप लोग, कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा? तो देखिए, इसका आंसर एक लाइन नीचे से लिखना आपको स्टार्ट करना है। आंसर लिखिएगा उसके एक लाइन नीचे से, यानी यहाँ पर आप लोग उत्तर भी यूज कर सकते हैं, उत्तर ही लेकर लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमयी बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमयी बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश रखने के लिए प्रलोभन दे दिए जाते हैं।
ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये आपकी एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, ये आपकी एग्जाम के ही लिए ही बताया जा रहा है कि जो आपकी एग्जाम में आएगा। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। ठीक है, यानी हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है, यानी किस प्रकार की जीवन को बतलाती है। किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख्य है। शीर्षक कविता की सार गंभीरता के लिए रहता है। शीर्षक रखते समय कुछ बातें इस प्रकार होती है कि शीर्षक सार्थ, लघु और समीचीन होना चाहिए। साथ ही शीर्षक का घटना प्रधान, जीवन प्रधान का विषय वस्तु प्रधान होता है। यहाँ शीर्षक वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहां शीर्षक सुनकर ही जमाने की इच्छा प्रकट हो जाती है, अतः सब मिलकर शिक्षक के सार्थक है। ठीक है, यहाँ पर शीर्षक का बात किया जा रहा है कि हमारी नींद कविता में शीर्षक किस प्रकार के चित्रण का वर्णन किया गया है। ये चित्रण आप लोग को याद कर लेना है, ये आपकी एग्जाम में 100% आएगा। ये 5वां प्रश्न है। छठा 8 गो प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और एक लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न बताएंगे जो 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटे हिंदी के वर्णों की साधना का प्रयास करता है और वह क ख ग घ तो किसी प्रकार लिख लेता है, परंतु अंग का आकार थम जाता है। उसे उ और अंग की आकृति को माँ, उसके बगल में बिंदु को बेटा मानता है और माँ को साधने लिखने का लगातार प्रयास करता है, पर वह उसे साधन नहीं पाता है। वह अंग नहीं लिख पाने के कारण भीतर से व्यतीत हो उठता है और उसकी विफलता पर उसकी माँ के आंख से आंसू आ जाते हैं। ये बेटे के आंख से आंसू कब आते हैं और क्यों, ये आप देखिए। अपनी विफलता पर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि वह अंग नहीं लिख पाता है। उसे उ और अंग एक ही की तरह आकृति लगते हैं, जिसमें उसकी माँ उसको समझाती है कि अंग के नीचे एक बिंदु होना चाहिए, तभी भी वह अंग नहीं लिख पाता है, क ख ग घ तक लिख देता है और इस पर वो बहुत ही प्रयास करता है, लेकिन उसको अंग नहीं लिखने आता है। तो इसी प्रकार उसके आंखों से आंसू आ जाते। इसको एक कहानी की तरह आप लोग बनाकर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर पापति के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे मोनेटाइजेशन से खतरा किस्म का रोग लगा था। वह कल का दिन नहीं देख पाती यदि फौरन उसका इलाज नहीं हुआ तो, इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर उसकी पूछताछ कर रहे थे। उसे मोनेटाइजेशन जैसी एक बीमारी, खतरनाक किस्म का बीमारी लगा था और उसका अगर इलाज नहीं कर पाते तो वह कल का दिन नहीं देख पाती, इसीलिए बड़े डॉक्टर पापति को ढूंढ रहे थे। अगला प्रश्न है, इसको देखिए। जिस तरह आप एग्जाम में अपने भाषा में आंसर लिख कर आइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो किताबी भाषा बिल्कुल नहीं लिखिएगा। यह केवल एक आधार है आपके याद करने का। आप लोग अपने तरीके से एग्जाम में लिख कर आइए और फुल मार्क्स लेकर आइए। देखिए 8वां प्रश्न, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। तो देखिए इसका सिंपल से बहुत ही आसान आंसर है। इसको एक कहानी की तरह हम आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखे हैं, लिखे हुए पढ़कर हम आपको बताएंगे। सीता अपने घर में घुटन इसलिए महसूस करती
करती थी क्योंकि सीता के 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी। माँ को खाना के लेकर आपस में झगड़ा करते थे, चिल्लाते थे। इस चिलचिलाहट के कारण वह अपने घर में घुटन महसूस करती थी। उसके बहुएं और बेटे आपस में प्रतिदिन झगड़ा करते थे। इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखकर जरूर आइएगा। अब देखिए, सीता के 3 बेटे की एक बूढ़ी विधवा माँ थी, ठीक है। उसके तीनों बेटे माँ को खाना लेकर आपस में झगड़ते रहते, उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती, इसलिए वो अपने घर में घुटन महसूस करती होती थी। लेकिन इस तरह नहीं, जैसे हम आपको पहले बताए हैं उस तरह आपको लिखकर आना है। देखिए, अब पास ना 8 प्रश्न हम आपको बता दिए। 8 प्रश्न में 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। कोई भी प्रश्न आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए, जो 5 नंबर के ये 20 से 30 वर्ड में आपको लिखना रहता है, ठीक है, 20 से 30 शब्दों में लिखना है। अब जो 5 नंबर का होता है वो मैक्सिमम लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना रहता है। तो 100 शब्दों में आप कैसे लिखिएगा, चलिए आगे हम आपको 5 नंबर के प्रश्न में बताते हैं। कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहानी है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार देते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात एक कहानी है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर क्या विचार देते हैं, यही आपको बताना है, ठीक है। आंसर लिखिएगा, उसकी एक नीचे लाइन नीचे से लिखना आपको स्टार्ट करना है। कहानियों की एक प्रमुख विशिष्टता यह बताई जाती है कि वह छोटा मुंह बड़ी बात करती है। कहने का मतलब यह है कि कहानी छोटी होती है और उसका कलेवर उपन्यास की भांति बड़ा नहीं होता, किंतु छोटे आकार में ही जीवन की विभिन्नता महत्वपूर्ण पक्षों को बड़ी ही मार्मिकता से उद्घाटित करती है। अमरकांत की बहादुर शीर्षक कहानी पर कहानी विद्या की यह विशेषता पूरी तरह लागू है। यह कहानी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की समस्त विशेषताओं को अपनी आपिकया में प्रकट कर देती है। ये 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बच्चे ये रट लीजिएगा, बच्चों ये रटिएगा ज़रूर, आपकी एग्जाम में आएगा। तो अगर हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक आपका 20 नंबर का गद्यांश पूछ देता है, तो 20 नंबर ऐसे ही आपका कवर हो जाता है। 15 नंबर आपकी एग्जाम से पूछेगा, मतलब किताब से पूछेगा, तो 20 और 15 35 हो गए। 5 नंबर का आपको या तो पत्र लिखने के लिए दे देगा या तो आवेदन पत्र लिखने के लिए दे देगा, तो 35 और 5 40 नंबर हो जाते हैं। 10 नंबर का आपको एक लेख लिखने के लिए देगा, वो भी बहुत बड़ा लिखना रहता है, कम से कम लगभग 500 शब्दों में आपको लिख कर आना है। 500 से 1000 शब्दों में लिख कर आइएगा, तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव से प्रश्न दे देता है, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्न दे दिए जाएंगे, लगभग 40 रहता है। तो देखिए, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे रट लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत का भी पेपर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत के पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे।